सबने लिख दिया ना? अच्छा तू कहीं बिजी था, शाबाश। सर मैं ये सेट कर रहा हूँ। अच्छा सेट कर रहा था, कोई बात नहीं, कर लिया। चलो आगे देखो, प्राइस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंजप्शन के। ये सभी में होता है यूजुअली, ठीक है। हम क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ता है किसी भी क्वांटिटी का, तो उसकी कंजम्पशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सपोज एग्जांपल, अगर मार्केट में दो पेन है, ठीक है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, और एक पेन की कीमत होती है 10 से 15 रुपए, एक की 10 रहती है, तो हम कौन सा लेंगे? यूजली हम 10 वाला लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा प्राइस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के, ठीक है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे प्राइस का फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी आपको एग्जांपल बताई थी, और आज मैं बताऊंगा दो गुड्स, गिफिन गुड्स और वेबलिन गुड्स। पहले कौन सा पढ़े, गिफिन या वेबलिन? गिफिन पढ़ा, ठीक है। अब लिखो इसको, गिफिन गुड्स को। हाँ लिखो, वायलेटिंग द प्रिंसिपल, ठीक है। एग्जांपल लिखना इसमें, एडिबल, एडिबल ऑयल, EDIBLE, एडिबल ऑयल परचेज, ठीक है। अब क्या होता है, गिफिन गुड्स वो होते हैं जिनमें अगर प्राइस राइज होता है तब भी उनकी कंजप्शन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है एडिबल ऑयल, जो हमारे कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाएगी लेकिन तब भी हम वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम ऑयल की जगह कुछ और लगाएं। ऑयल की जगह हम घी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, घी भी काफी कॉस्टली होता है, इसलिए हम तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये हो गया गिफिन गुड्स। अगला है वेबलिन गुड्स, लिखो, लिखो वेबलिन गुड्स में एग्जाम्पल, लिखो पेंटिंग, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग्स, हाँ पेंटिंग्स, ठीक है। आगे स्टॉप करके लिखना, दे आर परचेज फॉर सोशल स्टेटस, दे आर परचेज फॉर सोशल स्टेटस। अब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत क्या होता है, अगर बढ़ भी जाए लोग तब भी लेंगे। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पेंटिंग कैसे सोशल स्टेटस के लिए, कि जैसे MF हुसैन के बारे में आपने सुना? MF हुसैन, नहीं, MF हुसैन बहुत बड़े पेंटर थे, ठीक है। और उनकी पेंटिंग्स काफी, अब तो उनकी डेथ हो गई है, काफी ज्यादा फेमस थी उनकी पेंटिंग, ठीक है। अगर सपोज कोई पेंटिंग उनकी खरीदता है, MF हुसैन की, अगर उसकी कीमत आज 5 से 10 करोड़ रुपए है, कल अगर 15 से 20 भी करोड़ भी हो जाएगी तब भी लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उसको शो करवाते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सोशल स्टेटस इससे शायद इनहेंस हो, ठीक है। जैसे टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार जो थी वो विजय माल्या साहब ने खरीदी थी उस टाइम पे, काफी महंगी खरीदी थी, ठीक है। बाद में उन्होंने वापस कर दी थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, सोशल स्टेटस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए लोग गाड़ियां देते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, जिससे वो सोसाइटी में शो करते हैं कि यार हमारा स्टेटस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्या होता है ये वेबलन गुड्स। और गिफिन गुड्स क्या हो गए, जिनमें अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो कंजम्पशन कभी डिक्रीज नहीं होती, ठीक है, शाबाश। आगे लिखो, नेक्स्ट है मतलब ये सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। वेबलन गुड्स में इवन आपका गोल्ड भी आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोने की कीमत कितनी भी हो, हमने सोना डालना ही डालना है, ठीक है, याद रखना। सब्सटीट्यूट, और क्या लिखा है मैंने? हाँ, शाबाश। किसी को क्या आइडिया, क्या चीज है यार सब्सटीट्यूट? क्या हो गया, नाम से कोई आइडिया लगा सकते हैं? हाँ हाँ, बोलने दो यार इसको, क्या पता सही बोल रहा हूँ, बोल भाई, बोल। आइडिया नाम से देखो ना, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, जो जरूरी है लेना, वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आप लोग बचपन में पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल के साथ साथ और क्या लेते थे आप? ऐसा तो था नहीं, इरेजर लेते थे, शार्पनर लेते थे, तभी पेंसिल भी काम आएगी। उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
यानी आपने एक खरीदा, एक के साथ आपको दूसरा भी खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। अगर शॉर्पनर ही होगा तो पेंसिल क्या करोगे, पेंसिल का कोई फायदा फिर। इसीलिए जैसे ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का होता है कि अगर एक की जगह दूसरा खरीद सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है, अगर एक इंजर्ड हो जाए तो वो बाहर चला जाता है, उसकी जगह दूसरा बंदा फील्डिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, एक की जगह दूसरा। सपोज मार्केट में चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो लोगों के पास सब्स्टिट्यूट क्या है चाय का। चाय की कीमत बढ़ गई है, मैं चाय पीता हूँ, अगर चाय की कीमत की जगह क्या क्या लूंगा, चाय की जगह कॉफी। शाबाश, चाय की कीमत बढ़ जाती है तो मैं कॉफी लूंगा। ठीक है, उसी तरह ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। अगर सपोज, हाँ ऑप्शन, ठीक है, अगर सपोज मार्केट में वीट्स, गंदम काफी टाइप्स की आती है, ठीक है, अगर एक की कीमत बढ़ जाएगी तो मैं दूसरा ले लूंगा। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक की जगह दूसरा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक के साथ एक। ठीक है, जैसे पेंसिल दी है तो शार्पनर और इरेजर लेना ही पड़ेंगे, याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और जैसे एग्जांपल मोबाइल लिया है तो चार्जर लेना ही पड़ेगा, वरना मोबाइल का कोई फायदा नहीं। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के नीचे लिखो, यूज्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। एग्जाम्पल लिखना इसमें, टी एंड कॉफी। दूसरा लिखना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यूज्ड विद अनदर। एग्जाम्पल लिखना मोबाइल एंड चार्जर विद अनदर। एग्जाम्पल लिखना मोबाइल एंड चार्जर। अब मुझे बताओ, एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए, एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, क्या हमारे पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के लिए सब्स्टिट्यूट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना एक ही की मोनोपोली बन जाएगी। जैसे आज क्या है, आज कुछ मोबाइल फोन्स को देखो आप, गिने चुने मोबाइल्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, सिम कार्ड्स आप यूज कर रहे हो, गिने चुने आ रहे हैं। तो ये किस्म की मोनोपोली है, वो अपनी मर्जी से कीमत बढ़ाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में सब्स्टिट्यूट गुड्स का होना बहुत जरूरी है। चलो आगे लिखो, लिखा। नेक्स्ट अब उसको वो करो, मतलब लाइन लगा के आगे लिखो, WPI एंड CPI। WPI एंड CPI। WPI एंड CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI, CPI, हाँ, CBI नहीं है, CPI मत, कोई CBI लिख ले। CBI क्या होता है, ये तो कंज्यूमर प्राइस, CBBI, क्राइम ब्रांच। आगे वो कैसे बनी थी, किसी को पता कोई? चलो पॉलिटी में पढ़ लोगे। WPI के नीचे लिखना होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI के अंडर लिखना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बीच में इनकी लकीर खींच लो, इंडिया पाकिस्तान वाली, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बीच में लकीर खींच ली, वहां लिखो होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह लेस वेटेज टू फूड आइटम्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में लेस वेटेज टू फूड आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स को इतना वेटेज नहीं मिलता इसमें। ठीक है, लेस वेटेज। और दूसरी साइड लिखो मोर वेटेज टू फूड आइटम्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में लिखो गुड्स, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, सर्विसेज, सॉरी गुड्स नहीं, सर्विसेज, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। CPI में लिखना सर्विसेज आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड आगे लिखो, मतलब कॉमन लिखना दोनों में, साइड पे ना ऐसे बास्केट साइज ऐसे बना लो, बास्केट साइज, बास्केट साइज। और इसको ऐसे सर्कल कर दो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी लिखना और CPI में भी लिखना है इसका। ठीक है, ऐसे लिखा, बास्केट साइज। हाँ हाँ, दोनों में लिखना।
होलसेल प्राइस इंडेक्स में लिखो 697 आइटम्स, अराउंड 697 आइटम्स। ब्रैकेट में लिखना ओनली गुड्स नो सर्विसेज, ओनली गुड्स नो सर्विसेज, ओनली गुड्स नो सर्विसेज, मतलब सिर्फ गुड्स होते हैं इसमें, सर्विसेज नहीं होता। उसमें लिखो, उसमें मुख्तलिफ हिस्से आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो सीपीआई रूरल, बास्केट साइज के आगे लिखना सीपीआई रूरल। रूरल क्या होता है? सीपीआई रूरल लिखा। इसके आगे लिखो अराउंड 260 आइटम्स, 260 आइटम्स, 260 आइटम्स, 260। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो सीपीआई अर्बन, इसी के नीचे। हाँ, रूरल के आगे, रूरल यहाँ नीचे लेबर भी लिख लेना, लेबर। अर्बन के भी नीचे लेबर लिखना, ठीक है। सीपीआई अर्बन लेबर लिखो, लिखा। लिखो अराउंड 260 आइटम इसमें भी। हाँ हाँ हाँ। फिर लिखो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई के नीचे लिखते रहो, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है। जब ये 3 लिख लोगे ना, इसके नीचे ऐसे लाइन मार देना और फिर मैं और लिखूँ, इसके नीचे ऐसे लाइन लगा दो, फिर और लिखूंगा सीपीआई के नीचे। इंडस्ट्रियल वर्कर भी 260, वो भी 260। इंडस्ट्रियल वर्कर के आगे भी लिखो 260 आइटम्स। फिर ये नीचे लाइन लगाई ऐसे। अब नीचे लिखो सीपीआई रूरल, सिर्फ रूरल, रूरल सीपीआई रूरल। हाँ, ऊपर लेबर था ना, नीचे सिंपल रूरल। उसके नीचे लिखो सीपीआई अर्बन, और फिर लिखो सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। हाँ हाँ। एक चीज मुझे बताओ, मैंने ऊपर क्या लिखवाया है? सीपीआई रूरल लेबर, और उसके बाद अर्बन को काट के एग्रीकल्चर लेबर लिखो, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर। हाँ, जहां ऊपर मैंने लिखा है ना अर्बन लेबर, उसको काट के सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर लिखो, अर्बन की जगह काट के एग्रीकल्चर लिख देना, ठीक है। हाँ, रूरल प्लस अर्बन, ठीक है। देखो इसमें कितने हैं सब्जेक्ट्स, मैंने बताया ना कि इतनी आइटम्स, ये याद नहीं करना है। खाली आपको एक चीज याद रखनी है, वहां स्टार लगा लो, कि फूड आइटम्स ज्यादा किस में इंक्लूड होती हैं? इस वाले में, सीपीआई में। सर्विसेज किस में इंक्लूड होती हैं? सीपीआई में। और फूड आइटम्स किस में कम इंक्लूड होती हैं? डब्ल्यूपीआई में। सर्विसेज किस में इंक्लूड नहीं करते हम? डब्ल्यूपीआई। मैं समझाऊंगा पूरा, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो साइड पे ना, जहां पे लिखा था ये वाला, वहां लिखो बेस ईयर, बेस ईयर। नहीं नहीं नहीं, अलग से पॉइंट लिखो, जैसे मैंने लिखा है ना, ये पहले लिखा था बास्केट वाला, अब बेस ईयर लिखो। सीपीआई का लिखो, सीपीआई का ना सबसे पहले, नहीं सीपीआई में काफी ज्यादा है, उनको आगे लिख लेंगे। अब लिखो पहले डब्ल्यूपीआई का 2011 से 2012, 2011 से 12, ये होता है बेस ईयर, 11 से 12, ठीक है। उसका मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, सीपीआई का, उसमें काफी ज्यादा है, 4-5 है ना, तो 4-5 के अलग से 5 लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट लिखो हु कंपाइल्स और पब्लिश इट, ये मतलब अलग से, जैसे मैंने बताया ना आपको, हु कंपाइल्स और पब्लिश इट, हु कंपाइल्स और पब्लिश इट, कौन इसको लिखता है या पब्लिश करता है? हु कंपाइल्स और पब्लिश इट, हु कंपाइल्स पब्लिश इट, लिख दिया सबने। अब डब्ल्यूपीआई की है नीचे लिखो, डब्ल्यूपीआई लिखा ना, वहां लिखो, वहां लिखो ऑफिस ऑफ, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आगे ब्रैकेट में लिखो डीपी, डीपी डबल आई टी, ठीक है। नीचे प्लस डालो, इसके नीचे प्लस डाल के लिखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, कॉमर्स, COMMERCE, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सीपीआई कौन करता है पब्लिश? डिफरेंट होती है, मैं आगे लिखूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आगे लिखो बेस ईयर लिख दिया,
आगे लिखो फ्रीक्वेंसी, इसी के मतलब नेक्स्ट पॉइंट आया जो मतलब कॉमन है, फ्रीक्वेंसी। WPI के नीचे लिखना मंथली, WPI नीचे लिखना मंथली, WPI के नीचे लिखना मंथली, वो मैं आगे बताऊंगा वो कैसे है, ठीक है। और एक चीज लिखना WPI के नीचे लिखा मंथली, उसी के नीचे एरो लगा के लिखो चेंजेस, changes on the recommendation of Dr. Sumitra Chaudhary committee, Dr. Sumitra Chaudhary committee, Dr. Sumitra Chaudhary committee, इसको स्टार लगा दो, कमेटी लिख दिया। सबने लिख दिया। आप बताओ मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवाया? ठीक है, शाबाश। क्यों लिखवाया ऐसा पॉइंट कि लेस वेटेज ऑन फूड आइटम्स? वजह होलसेल प्राइस क्या होता है? जिससे हम स्टॉक गल्ला उठाते हैं एक ही बार सारा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कुछ दुकानदार होते हैं जिनका काम काफी ज्यादा चलता है, वो क्या करते हैं, वो जम्मू जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वहां से एक ही बार सामान उठाते हैं, किसमें? सस्ते रेट पे, ठीक है। आगे फिर जो कंज्यूमर उनसे खरीदते हैं वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या आता है? सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। याद रखना, सर्विसेज क्या हो गया? जो बंदे सामान को उठा के ना लोड करेंगे, फिर वापस उसको निकालेंगे, फिर वापस अंदर रखेंगे, तो वो लेबर की जितनी कॉस्ट होगी वो भी अब इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, सीपीआई में। प्लस सीपीआई में वो चार्जेस भी आते हैं जो बंदा खुद के लगाता है। जैसे दुकानदार के पास जाओगे, कुछ तो उसने मुनाफा कमाना है, तो खुद रेट भी कुछ ना कुछ लगाएगा दुकान पे, तो वो हो गया सीपीआई में सब कुछ है। सर्विसेज इसलिए आते हैं सीपीआई में, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आती, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई में कितने आइटम्स होते हैं? अराउंड 697। याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस याद करना डब्ल्यूपीआई में ज्यादा होते हैं। फिर क्या लिखा है मैंने, आगे बताओ। हाँ, बेस ईयर। बेस ईयर मैंने कितना लिखा है इसका, डब्ल्यूपीआई का? सीपीआई का आगे लिखूंगा 2011 से 12। बेस ईयर हम कैसे लेते हैं? बेसिकली बेस ईयर क्या होता है, जैसे 2011 से 12 होलसेल प्राइस इंडेक्स हम निकालेंगे, सपोज कुछ भी आता है, सपोज एक्स आता है, हाँ देखो, सपोज एक्स आता है। आज क्या है? आज का डेट है 2014। वो डेट छोड़ो ना, ईयर बताओ। तो 2024 से हम जब 25 ले रहे हैं, चल रहा है ना, ये बजट ईयर कौन सा जा रहा है? 2024 से 25, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो भी क्वांटिटी हम आएगी ना, सपोज वही आती है, वो हम इसके कंपैरिजन में देखेंगे कि इसके हिसाब से अगर यहाँ पे मेरी 10 कोई चीज बनी है तो यहाँ कितनी बनी है। अगर यहाँ बनी होगी 20, तो मैं कहूंगा हाँ, इस 2011 के 12 से प्राइस से यहाँ पे डबल हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ बनेगी 25, तो मैं कहूंगा हाँ, कितने गुना ज्यादा हुआ है? लगभग 2-2.5 गुना ज्यादा हुआ है, ठीक है। इससे पहले जो भी हुआ ना, उससे मुझे कोई केयर नहीं है। बेस ईयर मैंने क्या रखा है? बेस ईयर प्राइस मैंने ये रखा है, बेस ईयर क्यों 2011 पे। सीधा पूछते हैं एग्जाम में कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, तो 2011 से 12 इसको स्टार लगा दो, ठीक है। जिसको समझ नहीं आई मुझे पूछ लो, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे 2011-12 में सरकार ने कहा कि ये आपका बेस ईयर है, वहां पे किसी क्वांटिटी की प्राइस इंडेक्स कितना था? सपोज 20 था, ठीक है। टोटल क्वांटिटीज का हमने प्राइस इंडेक्स निकाला 20 है लगभग। आज क्या है? 2024-25। आज सपोज 50 है या आज 10 है, तो हम उस 20 के हिसाब से कहेंगे, बेस ईयर के हिसाब से, कि आज हमारा प्राइस इंडेक्स या फिर हमारी इकोनॉमी राइज हुई है या कम हुई है डब्ल्यूपीआई में, ठीक है। आगे क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी। हाँ, हु कंपाइल्स और पब्लिश, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दो। डब्ल्यूपीआई को कौन कंपाइल करता है, पब्लिश करता है? ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको स्टार लगा दो। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन सा हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, मैंने ब्रैकेट में लिखा है आपको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वो याद नहीं करना है, खाली याद रखना इसमें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर आता है डब्ल्यूपीआई, और मिनिस्ट्री ऑफ
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ये याद रखना। फिर क्या लिखा मैंने, फ्रीक्वेंसी ना, मंथली। ये बेसिकली एक सुमित्रा चौधरी कमेटी मैंने बनाई थी, इसको स्टार लगा दो कमेटी को, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि जो WPI के प्राइसेस हैं वो हमें मंथली इवेल्युएट करने चाहिए, ठीक है। इससे पहले मंथली नहीं होते थे, इससे पहले ईयरली होते थे, तो इन्होंने कहा मंथली करो इवेल्युएट, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में प्रोडक्शन कितनी होगी, प्रोडक्शन कितनी होगी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से कितना हमारी क्वांटिटी आ रही है, उसी के हिसाब से हम पॉलिसीज बना सकते हैं, ठीक है। आगे लिखो, मतलब नेक्स्ट पेज में ना सीपीआई के बारे में थोड़ा बताओ। लिखो सीपीआई रूरल लेबर, RL, ठीक है ना, RL समझ जाना, रूरल लेबर, हाँ हाँ बेस ही लिखना है इसको। सीपीआई रूरल लेबर प्लस सीपीआई अर्बन लेबर, प्लस लेयर डालना बीच में, सीपीआई रूरल लेबर प्लस सीपीआई अर्बन लेबर प्लस सीपीआई अर्बन लेबर, ये किसके अंडर लिख रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर ना, हाँ। इसका बेस ईयर देखो 1986 87, 1986 87, लिख दिया 1986 1986 और 87। आगे लिखो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उनका बेस ईयर लिखो 2016, हाँ, बस इसके आगे और लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे लिखो, लिखो बेस ईयर, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इसको छोड़ दो, बंद कर दो टेबल को। बेस ईयर लिखो, बेस ईयर क्या होता है, इसको बंद करो, लिखो आगे बेस ईयर, बेस ईयर लिखो। बेस ईयर में लिखो क्राइटेरिया टू सिलेक्ट, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट, बेस ईयर में लिखो, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करते हैं हम बेस ईयर, ये चीज याद रखना, ये लिखवा रहा हूं मैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट लिखो, इट मस्ट बी स्टेबल, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, एरो लगा फिजिकल डेफिसिट। ये बजट में मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। फिजिकल, ये लिखो फिजिकल, फिजिकल FISCAL, फिजिकल डेफिसिट। देखो आगे एरो लगा के लिखो स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। कॉमा डालो और लिखो इन्फ्लेशन स्टेबल, इन्फ्लेशन स्टेबल। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, देर मस्ट बी, देर मस्ट बी अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी of, there must be availability of accurate, comma, credible और reliable data, there must be availability of, क्या लिखा है, accurate, credible और reliable data। बताओ यार क्या लिखा है बेसिक में मैंने, स्टेबल टारगेट क्या हो गया, जैसे हमारी इकोनॉमी में हमने इन्फ्लेशन को कितना टारगेट रखा है, मैंने क्या लिखवाया था 2 से 6%, ठीक है। उस साल में इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए, एक तो ये। दूसरा क्या लिखा है पॉइंट मैंने, देखो हमारे पास जो डाटा है उस साल की कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, कितनी कंजप्शन हुई है, कितना प्राइसेस थे गुड्स के, वो एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हम बेस ईयर को सही से नापेंगे और उसी के हिसाब से फिर आगे चलते रहेंगे। यहां आपको क्या याद करना है, सिंपल 2 चीजें याद रखना। WPI में क्या होता है, गुड्स इंक्लूड होते हैं, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। CPI में होती हैं, सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। फूड आइटम्स जो है वो ज्यादा CPI में होती हैं, WPI में कम होती हैं, ठीक है। और WPI को पब्लिश कौन करता है, मैंने क्या लिखवाया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। और बेस ईयर WPI के क्या क्या है, WPI का बेस ईयर 2011 से 12। CPI का इतना याद नहीं रखना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा है, वो नहीं पूछेंगे, WPI का पूछेंगे, ठीक है। आगे चलो, आगे लिखो CPI कंबाइंड मैंने लिखवाया था आपको, है ना।
लिखो नेक्स्ट पॉइंट सीपीआई कंबाइंड, कंबाइंड, ठीक है। लिखो आगे, पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस, सीपीआई कंबाइंड पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। आगे लिखो 12th डे ऑफ एवरी मंथ, 12th डे ऑफ एवरी मंथ, 12th डे ऑफ एवरी मंथ। आगे लिखना वर्किंग डे, ब्रैकेट में डाल देना। क्या लिखवाया है मैंने यार? ये मैंने पीछे आपको बताया था सीपीआई कंबाइन भी होता है। हाँ, सीपीआई कंबाइन के आगे लिख लो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल, रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको। सीपीआई कंबाइंड के आगे इन्फ्लेशन, लिख दिया? क्या लिखा है मैंने, पढ़ो यहाँ। हाँ ठीक है, मैंने आपको कहा है कि सीपीआई कंबाइंड क्या होता है। सीपीआई कंबाइंड होता है जो यहाँ हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स के इन्फ्लेशन चलती है, जैसे पेन की कीमत बढ़ गई है, घट गई है, दूध की कीमत बढ़ गई है, घट गई है, ये सब कुछ आता है सीपीआई कंबाइन में, ठीक है। सीपीआई कंबाइन हम मंथली बेसिस पे करते हैं और हर महीने के 12 में क्या होता है, अगर सपोज संडे आ गया 12 को तो फिर हर महीने के 12वें दिन, अगर संडे है तो छुट्टी, संडे को नहीं फिर मंडे को, अगर वेडनेसडे या थर्सडे कोई भी वर्किंग डे होगा तो उस दिन हम इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से सीपीआई जो कंबाइंड है, इसी के हिसाब से हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि कंज्यूमर्स में कितनी हुई है, बढ़ी है या घटी है, और उससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि कीमत कितनी जा रही है और हमारी पॉलिसीज फेल कर रही है या फिर सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। आगे चलो, सीपीआई बास्केट नहीं, ये छोड़ो, आगे चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट करो आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन, टैक्सेस के बारे में, टैक्सेशन। यहां तक किसी को समझ नहीं आई है पूछ लो, जो किसी को इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे पूछ लो, मैं 2 मिनट का टाइम दे। टैक्सेशन ये नेक्स्ट है, पूछो पूछो, इकोनॉमी यार मैथ की तरह होती है, अगर समझ नहीं आई तो नहीं आई, पूछ लो, देखो पढ़ लो एक बार। पढ़ो पढ़ो, शाबाश, ध्यान से पढ़ो। देखो देखो, पढ़ो एक बार पीछे, चेक करो, कुछ समझ नहीं आता है मुझे पूछो, मैं बता दूंगा, जल्दी करो शाबाश। गिफिन और वेबलिन मैंने लिखवाए दो, गिफिन में मैंने क्या लिखवाया, पढ़, प्राइस, मैंने क्या लिखवाया, सबसे पहले मैंने लिखवाया ऐसे, मैंने कहा प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मैंने कहा लेकिन गिफिन गुड्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, यहाँ प्राइस बढ़ता है तो हमें खरीदने ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है एडिबल ऑयल्स की, जैसे आपके जो कुकिंग ऑयल है घर पे, उसकी कीमत अगर 500 भी हो जाएगी तो क्या उसके बिना चारा है, लेना तो पड़ेगा आपको, इस्तेमाल तो आप करते ही हो। नमक की कीमत अगर 50 रुपये होगी आज, तो नमक कुछ आ रहा है नहीं लेने का, उसका कोई सब्सटीट्यूट है नमक के बिना, तो इसीलिए वो होते हैं गिफिन गुड्स। वेबलिन गुड्स मैंने कहा सोसाइटी में जो शो अप करते हैं, जैसे मेरे पास एप्पल का आईफोन है, मैं शो करूंगा कि मेरे पास फोन है, मैंने खरीदा दिखाने के लिए, स्टेटस के लिए, तो वो होता है वेबलिन गुड्स। वेबलिन गुड्स की हम लोगों को बड़ी आदत होती है, हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा पैसा आया तो सोसाइटी में शो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो सोशल स्टेटस के लिए हम वेबलिन गुड्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, ठीक है, मंथली बेसिस पे पब्लिश होता है, इसी के हिसाब से हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ रही है नीचे आ रही है, ठीक है, टारगेट हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो देखो आगे, कुछ और समझ नहीं आ रही पूछो। पब्लिश, एनएसओ और, हाँ लिख लो, ये लिख लो, शाबाश शाबाश, लिखो, हाँ लिखो लिखो, एनएसओ, एनएसओ, और आगे लिखना मिनिस्ट्री ऑफ, सीपीआई कंबाइन को, और लिखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसी के आगे लिखो ना, सीपीआई कंबाइन को पब्लिश करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन,
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको MOSPIB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक। चलो आगे, इम्प्लीमेंटेशन, NSO जरूरी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। पहले क्या था? पहले था NSSO, ठीक है। अब क्या हुआ? अब लिखते हैं हम इसको NSO, ठीक है। और ये रिलेटेड होता है CPI के। ये इतना नहीं पूछेंगे आपको, जो मैंने लिखवाया वही पूछेंगे, ठीक है। आगे चले टैक्सेशन के बारे में। यार टैक्सेशन के बारे में बताओ, क्या होता है टैक्स? यार आप लोगों को कुछ पता होगा तो बताओगे, कोई आइडिया है तो बताओ, टैक्सेशन क्या होता है? किसी भी डेमोक्रेसी में जहां क्या होता है, जहां सरकार चुनी जाती है, सरकार के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, आमदनी उसकी कहां से आती है? सबसे बड़ी आमदनी कहां से आती है? टैक्स से, ठीक है। टैक्स हम पढ़ेंगे आगे, दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। में एग्जांपल क्या होगी आपकी? GST, जो हर जगह आपको देना पड़ता है, ठीक है, हर जगह GST लगा हुआ है। डायरेक्ट में क्या होगी एग्जांपल? शाबाश, इनकम टैक्स जैसे लगता है हर साल के बाद। आप में से बहुत से के माँ बाप होंगे जो मुलाजिम होंगे, जिनको हर साल के बाद टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स, वो हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब लिखो, इसमें दो चीजें लिखना पहले, टैक्स इंसिडेंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, और टैक्स बर्डन, और टैक्स बर्डन लिखो। टैक्स इंसिडेंस के नीचे लिखो, लिख दिया सबने ना टैक्स इंसिडेंस? लिखो नीचे टैक्स इंसिडेंस के, लिखो टैक्स इंसिडेंस के नीचे लिखो, ठीक है। अमाउंट मस्ट बी रीच्ड टू टैक्स अथॉरिटी, person, tax authority, reach to tax authority, person responsible for collection, and submit it to tax authority। मैं समझाऊंगा पूरा ये क्या है। और टैक्स बर्डन में लिखना, एंड सबमिट इट टैक्स अथॉरिटी। कलेक्शन आगे क्या लिखा है मैंने यार? हाँ, एंड सबमिट इट टैक्स अथॉरिटी। आगे लिखो टैक्स, उसमें लिखना बर्डन में, टैक्स बर्डन में सिंपल लिखो, हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस, हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस। टैक्स बर्डन में लिखना, हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस। देखो यार, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये आप समझ गए तो टैक्सेशन आराम से समझ जाओगे। इसी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस है टैक्सेशन का। टैक्स इंसिडेंस में क्या लिखा है मैंने, कौन सी अथॉरिटीज होती हैं जो टैक्स कलेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन सी अथॉरिटीज हैं? जैसे यहाँ पे हमारे अथॉरिटीज होती हैं, टैक्स डिपार्टमेंट होता है अलग से, ठीक है, जो टैक्स देखता है कि इस बंदे ने टैक्स दिया है कि नहीं दिया है। सब टैक्स पे नजर होती है उनकी, कि कौन सा टैक्स कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, ठीक है। वो होती है टैक्स अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस। जो लोग हमसे टैक्स इकट्ठा करेंगे और सरकार को देंगे, वो हो गया टैक्स इंसिडेंस। टैक्स बर्डन क्या हो गया, कि टैक्स देगा कौन? जैसे कॉर्पोरेट टैक्स बड़े बड़े बिजनेसमैन देंगे, ठीक है। हम लोग आम लोग जो है, हम GST, जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं उस पर GST लगा होता है, इंडायरेक्ट टैक्स, हम वो देंगे, ठीक है। इनकम टैक्स हम देंगे। अगर सपोज हमें यहाँ जाना है, पार नोटरी बनवानी है किसी चीज के लिए, कोई जमीन के हिसाब से, तो टैक्स जो होगा वो हम देंगे, ठीक है। तो टैक्स बर्डन किसका होगा? हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस। टैक्स कौन दे रहा है, वो हो गया टैक्स बर्डन, ठीक है। आम आदमी दे रहा है तो बर्डन आम आदमी पे आएगा, अगर अमीर आदमी दे रहा है तो अमीर आदमी पे, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। टैक्स इंसिडेंस हो गया कि कौन सी अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट करेगी टैक्स इनसे और आगे सरकार को देगी, ये हो गया टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है, और भी बहुत टैक्सेस होते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स वगैरह सब आते हैं इसमें टैक्स इंसिडेंस, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी टैक्स कलेक्ट करेगी और आगे देगी, वो होता है टैक्स इंसिडेंस, सरकार को, हाँ। और टैक्स बर्डन क्या होता है, हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस, टैक्स कौन दे रहा है। यहां किसी को समझ नहीं आई है तो पूछ लो, देख लो एक बार, समझ नहीं आई है पूछ लो।
टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन, क्या फर्क है अल्ताफ रजा? सर टैक्स इंसिडेंट जो होता है ये टैक्स अथॉरिटी जो करती है, लेकिन इनमें आगे पर्सन टैक्स इंसिडेंस में सिंपल वो पर्सन आगे पर्सन जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और आगे सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं, टैक्स बर्डन में होते हैं वो पर्सन जो टैक्स देते हैं, ठीक है, जो टैक्स देते हैं। ये फर्क है इसमें। यहाँ किसी को समझ नहीं आई है भाई? आगे लिखो, आगे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, हाँ हाँ, आगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें उन्होंने लिखा टैक्स बर्डन में who is going to pay tax। हाँ यार, इसमें हो गया पर्सन हु इज गोइंग टू पे टैक्सेस। जैसे अगर तू हाँ टैक्स दे रहा है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो जैसे आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है, आप हो गए टैक्स बर्डन। बर्डन किस पे पड़ रहा है? आम आदमी पे, ठीक है। सपोज अगर कॉर्पोरेट वाला टैक्स है तो उस पे बर्डन किस पे पड़ रहा है? अमीर लोगों पे, ठीक है। टैक्स बर्डन होगा किस पे बर्डन पड़ रहा है? टैक्स इंसिडेंस हो गया कौन कलेक्ट कर रहा है और आगे दे रहा है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट में लिखना टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन ऑन सेम पर्सन। इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन ऑन सेम पर्सन, डायरेक्ट में टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट में लिखना टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन ऑन डिफरेंट पर्सन। यार जैसे जीएसटी है, जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। मैंने ये पेन बनाया, इसके लिए मैंने रॉ मटेरियल लिया, मुझे उस पर टैक्स लगेगा, सरकार को देना पड़ेगा। जो भी प्लास्टिक है, जो भी है इस पेन में, ठीक है, इंक है, जो भी है, मैंने लाया। आगे मैंने इसको कंप्लीट किया, आगे मैंने बेचा किसी और अथॉरिटी को, उस पर फिर से टैक्स लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ये मूव करेगा, फिर से टैक्स लगेगा। फिर जो बंदा खरीदेगा, वो जो बेचेगा आगे, उस पर भी टैक्स लगेगा। ये सब हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब दे रहा है अलग अलग बंदे और कलेक्ट भी कर रहे हैं, टैक्स इंसिडेंस और टैक्स बर्डन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग है, ठीक है। ये क्या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? मैं ही पे कर रहा हूं और मुझे ही देना है आगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने दी थी आपको, कौन सी डायरेक्ट टैक्स में? इनकम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स क्या होता है, हम हर साल खुद कटवाते हैं। जिनकी सैलरी क्या होती है, 5 लाख से ऊपर होती है, अब तो 5 वाला बैरियर उन्होंने कोई नया लाए इस बार बजट में, हम पढ़ेंगे। तो उसको टैक्स खुद देना पड़ता है 1 साल का, ठीक है। वो खुद कटवाता है जाके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर नहीं कटवाएगा तो ही इज लाइबल, उसके खिलाफ चार्जेस होते हैं, या तो उसको नौकरी से निकालते हैं या जेल में डाल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब उसने टैक्स फ्रॉड किया है। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो इंसान खुद देता है, टैक्स बर्डन और टैक्स इंसिडेंस उसी पे होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है टैक्स बर्डन एंड टैक्स इंसिडेंस आर डिफरेंट, ठीक है। यहां किसी को समझ नहीं आई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, पूछ सकते हो। आज के बाद आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो कोई पूछेगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है, तो आपको उसको समझा देना चाहिए कि फर्क क्या होता है। अच्छा पूछ लो मुझे, डायरेक्ट टैक्स में क्या किसी को समझ नहीं आ रही, पूछ लो एक बार फिर से, यहाँ तक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ आ गई सबको? लास्ट में, लास्ट बेंचेस आगे समझ, बोलो। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया कि जिस पे बर्डन है ना टैक्स का, जिसको देना है वो खुद से देगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, ये पेन बन के आया, मैंने बताया, इस पे हर जगह टैक्स लग रहा है, हर जगह डिफरेंट अथॉरिटीज को हम टैक्स सबमिट कर रहे हैं जीएसटी के थ्रू। आगे जीएसटी एक अथॉरिटी, एक बॉडी बनी है जो टैक्स अपना सरकार को देगी, ठीक है। पर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप खुद ही पे कर रहे हो, आपके ऊपर बर्डन है, आप खुद ही दे रहे हो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे टैक्स आपको इनकम के ऊपर देना पड़ता है, ठीक है, इनकम के ऊपर देना पड़ा, आप खुद जाके दोगे। साल के बाद आप बताओगे कि मेरा इतना टैक्स है, आपके अकाउंट से खुद ही कट जाएंगे बस, ठीक है। वो होता है डायरेक्ट टैक्स। आगे यार फिर लिख लो थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगी, ऐसे भूल जाओगे। लिखो टैक्स इंसिडेंस, फिर से लिखो टैक्स इंसिडेंस, फिर से लिखो टैक्स इंसिडेंस, जो मैंने ऊपर लिखवाया था, फिर से लिख लो एक बार। उसके आगे लिखना एंटिटी या फिर इंडिविजुअल, ऐसे लिखना टैक्स इंसिडेंस के आगे एंटिटी, ऐसे फिर ये स्लैश डाल के इंडिविजुअल लिखा।
रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट टैक्स टू कंसर्न्ड अथॉरिटी, टैक्स टू कंसर्न्ड अथॉरिटी। क्या लिखा है मैंने, एंटिटी या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट टैक्स टू कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है। ये किस पे लिखा है मैंने, टैक्स इंसिडेंस पे, टैक्स बर्डन पे लिखो। एंटिटी या फिर इंडिविजुअल लाइबल टू पे मनी, ब्रैकेट में लिखना टैक्स, लाइबल LIABL, लाइबल, लाइबल टू पे मनी, ब्रैकेट में डालना टैक्स। टैक्स बर्डन है कि यार जिम्मेवारी किस पे है टैक्स देने की, तेरी नौकरी लगी तेरे पे कैसे हो गई यार, हाँ, जब तेरी नौकरी लगेगी उसके बाद तेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा, नहीं करेगा तो जाएगा जेल में, तेरे खिलाफ एक्शन होगा, ठीक है। अब पढ़ो मैंने क्या लिखा है टैक्स इंसिडेंस बर्डन, पढ़ो एक बार और मुझे बताओ क्या समझ नहीं आ रही है। एंटिटी और इंडिविजुअल क्या लिखा है मैंने आगे, लाइबल टू पे मनी और ब्रैकेट में लिखा है टैक्स। जिसको देना है टैक्स वो हो गया टैक्स बर्डन, जिसने कलेक्ट करके आगे सबमिट करना है वो क्या हो गया, टैक्स इंसिडेंस। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है, टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स बर्डन आर ऑन सेम एंटिटी, वो हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में होता है डिफरेंट एंटिटीज पे। यहां तक जिसको समझ नहीं आई पूछ लो भाई, आगे पक्का, सच बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। आगे लिखो टैक्स बेस, बेस, बेस लिखो, आइटम्स ये अलग से है, ठीक है, ये इन दोनों में नहीं है। ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड, आइटम्स ऑन विच टैक्स इज इम्पोज्ड, हाँ, इसमें एक नोट लिख लो, नोट लिखना इसमें, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज आउटसाइड, एग्रीकल्चर इनकम इज आउटसाइड टैक्स बेस, आउटसाइड टैक्स बेस। क्या मतलब हो गया इसका जो मैंने लिखवाया यार, टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े चोर जितने अमीर लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं शो करते हैं कि हमारी इनकम कौन सी है, एग्रीकल्चर से आई है। यहाँ पे भी जो लोग करप्शन करते हैं जब उनके खिलाफ रेड पड़ती है तो वो दिखा देते हैं कि हमारी इतनी जमीनें हैं, इनसे हमें इतनी फसल हुई है या हमने जमीनें बेची हैं, उनसे पैसा आया है, तो उससे क्या होता है, हाँ बेचेंगे तो प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, वो नहीं, उस पर टैक्स है। इतनी हमने फसल बेची है तो इससे हमें हर साल की इतनी आमदनी आती रही है, तो ये हमने कमाई की है, तो उस हिसाब से हमें टैक्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यही वजह है कि जब किसान वो स्ट्राइक हुई थी ना, 850-900 किसान मर गए थे दिल्ली में, वो क्या उसका एक रीजन ये भी था कि बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं उन्होंने बड़े बड़े सीलोज बना लिए थे। सीलोज क्या होता है, जहां स्टोर करते हैं ग्रेनरीज को, जैसे आपके घर में गल्ला जहां रखते हैं, चावल रखते हैं, मक्की रखते हैं, एक बड़ा सा वो बनाते हैं ना, कठारा बोलते हैं ना उसको, उसको बोलते हैं बड़े फॉर्म में सीलोस, SILOS। सीलोस क्या होता है, इन्होंने बना लिए और इन्होंने कहा था कि यहाँ हम क्वांटिटी स्टोर करेंगे सारी और यहाँ से फिर अपनी मर्जी से प्राइस में बेचेंगे, हाँ रेट चढ़ा के बेचेंगे, ठीक है। यही वजह है कि सब जितने भी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं सब एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, और यही वजह है जो किसान बिल लाए थे वो बाद में सरकार को वापस लेने पड़े थे। इसके लिए किसान सरकार ने किसानों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है आउटसाइड द टैक्स बेस। अगला आगे लिखो, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग लिखा, टैक्स प्लानिंग ऑल्सो नोन एज, आगे आगे लिखना इस पे, ऑल्सो नोन एज टैक्स हॉलीडे, ऑल्सो नोन एज टैक्स हॉलीडे स्लैश डाल के लिखना टैक्स शेल्टर, हॉलीडे और टैक्स शेल्टर, शेल्टर शेल्टर पना, पना पता ना, टैक्स शेल्टर लिख दिया। नीचे लिखना लीगल मेथड, लीगल मेथड टू सेव योर टैक्स,
एग्जाम्पल लिखना टू सेव योर टैक्स। एग्जाम्पल लिखना सुकन्या सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि भी लिख लो, समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने स्टार्ट की थी, लिखो ये लिख दिया सुकन्या समृद्धि योजना। इसके आगे एरो लगाओ 10 लाख से ज्यादा, ऐसे लिखना, ग्रेटर देन 10 लाख, हाँ अबव 10 लाख, ऐसे लिख लो। ऐसे मैथ पढ़ते हो ऐसे लिखा करो, ठीक है, लिख दिया। आगे एरो लगा के लिखो इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम और इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना ऑल्सो नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स सेविंग सेव करना, टैक्स सेविंग स्कीम। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना ऑल्सो नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइड करना, ठीक है, ऑल्सो नोन एज टैक्स अवॉइडेंस। लिख दिया तूने, आगे लिखिए नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए ऑल्सो नोन एज टैक्स अवॉइडेंस, इसी को बोलते हैं हम टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइडेंस अवॉइड करना, देना नहीं। अब देखो अवॉइडेंस, AVOIDANC लिख दिया, बस बंद कर दे। अब सुनो क्या लिखा है मैंने पहले, मैंने पहले लिखवाया क्या हेडलाइन कैसी, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अब कानून बनते हैं, हम नया कानून बनाएंगे टैक्स का, लेकिन कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता है, उस पर सर्टेन लूप होल्स होते हैं। इसलिए ये करते हैं, जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, उन्हें अपने पास चार्टर अकाउंटेंट रखे होते हैं या और वकील रखे होते हैं, उनसे वो सलाह लेते हैं कि यार ये टैक्स है, मुझे अवॉइड करना है, इसको मुझे कम देना है इस टैक्स को, तो क्या तरीके हैं मेरे पास। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, तो इनकम टैक्स भी हम कंप्लीट नहीं देते, हम शो करते हैं कि इसमें से मैंने इतना चैरिटी को दे दिया, इतना मैंने बच्चों की स्कूल फी दे दी, इतना मैंने ये कर दिया। फिर क्या होता है कि वो उसके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हमें टैक्स में राहत मिल जाती है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग हो गया कि लीगल मेथड जो आप अडॉप्ट करोगे जिससे आप टैक्स को कम कर सकते हो, सरकार इसको अलो करता है क्योंकि लीगली आप उसको कर रहे हो, ठीक है। आपने किसी चैरिटी में पैसे दिए हैं, आपने शो कर दिया कि मैंने चैरिटी में इतने पैसे दिए थे या मैंने बच्चों की इतनी स्कूल फी दी थी, तो कहीं ना कहीं आपको रियायत मिल जाएगी, वो होता है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। टैक्स प्लानिंग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, टैक्स नहीं ऊपर और क्या बोलते हैं, दो लिखाए थे मैंने, ठीक है। टैक्स हॉलीडे क्यों बोलते हैं, हॉलीडे क्या होता है, ऑफ मतलब छुट्टी, ठीक है। टैक्स हॉलीडे हो गया कि टैक्स से आपको रियायत मिल गई, टैक्स आपका कम हो गया, ठीक है। ये ज्यादातर कौन करते हैं, ये करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वाले, जहां पे अब तो कम हो गया, पहले 30% था उनको टैक्स, अब 12% हो गया, तो वहां उनको 12% देने में दिक्कत आती है। अगर 1 करोड़ का वो 12 लाख दे देंगे ना, तो उनके पास बचेगा क्या फिर, इसलिए वो 12 लाख को बचाने के लिए भी क्या करते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, लीगल लूप होल्स ढूंढते हैं कि इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया टैक्स अवॉइडेंस। नेक्स्ट चलो लिखो टैक्स इविजन। टैक्स इविजन, EVASION, टैक्स इविजन, टैक्स इविजन, इविजन, ई टैक्स इविजन में लिखा था, लिख दिया सबने, लिख दिया, लाइक बहुत है। आगे लिखो इलीगल, इलीगल प्लस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट, नॉट अलाउड बाय गवर्नमेंट। बताओ मुझे क्या है ये, क्या फर्क है टैक्स प्लानिंग और टैक्स इविजन में। वो अलो है, टैक्स प्लानिंग अलो है, ठीक है, रियायत दे सकती है सरकार। टैक्स इवेजन हो गया कि कंप्लीट आप फ्रॉड कर रहे हो। जैसे क्या होता है, अभी आपने वो सुना है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चल रही है न्यूज में, जब मोबाइल खोलते हो ना, रील्स देखते हो ना, तो उसमें 10 मिनट न्यूज भी सुन लिया करो दोस्त, ठीक है, जरूरी होती है। और वैसे नहीं सुनोगे मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ के देश के सबसे बड़े अमीर आदमी अदानी जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो शेयर्स अपने आगे महंगे प्राइस में खरीदते हैं, खुद से खरीदवाते हैं, जिससे उनकी शेयर की कीमत बढ़ती है, और उससे क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है मार्केट, फ्री मार्केट। टैक्स इविजन क्या होता है,
कि आपने इलीगल मेथड्स लिए। जैसे मुझे क्या करना है, मेरे पास पैसा आ गया, आपने सुना है कि पैसा क्या करते हैं लोग, बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, बाहरी कंट्रीज में, ठीक है। जैसे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना, इन सब का पैसा कहाँ होता है, इंडिया में नहीं होता है। इनका पैसा होता है या तो स्वीडन में या डेनमार्क में, ठीक है। इन साइड्स में होता है, इन कंट्रीज में होता है, जिनको हम बोलते हैं, हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि काला धन वापस आ गया तो सबको 15-15 लाख खाते में आ जाएंगे। वो यही पैसा था, टैक्स इवेजन से जो लोग बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। अगर इसी कंट्री में पैसा कमाओगे, इसी कंट्री में रखोगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि पैसा कहाँ रखें। इसलिए समझदार लोग क्या करते हैं, पैसे को इवेड कैसे करते हैं कि या तो बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं फॉरेन में, या किसी और के नाम पे कर देते हैं। लेकिन और के नाम पे करने से क्या होता है, वो देगा नहीं, लोग आजकल बेईमान है, खा जाते हैं पैसा। तो इसलिए टैक्स इवेजन करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए होता है। सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए दिमाग बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और खतरे का ही होता है, खतरे खतरे का खेल। पकड़े गए तो जेल में गए। आपने 1992 स्कैम देखा है? ठीक है यार, मत देखो अच्छी चीजें, कोई बात नहीं। तो वो एक स्कैम हुआ था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, टैक्स इवेजन कर रहे थे वो लोग, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। याद रखना, टैक्स इवेजन और ऊपर क्या लिखवाया था मैंने, टैक्स प्लानिंग में फर्क क्या होता है। टैक्स इवेजन होता है इलीगल, गवर्नमेंट उसको अलो नहीं करती है। टैक्स प्लानिंग होता है कि गवर्नमेंट अलो करती है और वो लीगल होता है, ठीक है। यहां तक किसी को समझ नहीं है, पूछ लो, पूछो पूछो सब कुछ। पढ़ लिया? टोपी वाला भाई तो बहुत लाइक है यार, तो बहुत क्विक आदमी है यार, बहुत जल्दी पढ़ लिया उसने, कॉपी के पन्ने पीछे नहीं किए तभी पढ़ लिया। वाह। देखो देखो, कुछ समझ नहीं आ रही है, पूछ लो यार। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे, एग्जाम में दिखेंगे सारे ये। तब आप बोलोगे यार पढ़ा था पर याद नहीं है, लग रहा है कि पढ़ा था मैंने, क्या पता सर ने सही नहीं पढ़ाया, या कॉपी पे मैंने लिखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर देखा है इसको मैंने। ऐसा होगा एग्जाम में, देख लेना पक्का, इसलिए देख लो इसको, देख लो। समझ आ गई? आगे चलें? 2 मिनट का ब्रेक है, क्योंकि हमारी क्लास, नहीं नहीं रुको रुको, हमारी क्लास 11 बजे तक है ना। हाँ तो अभी, ओए बैठो बैठो बैठो, हाँ हाँ हाँ, अभी नहीं, अभी 15 मिनट ही बचते हैं मेरे पास। चलो लिखो आगे, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इधर हो गया, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये लिखो, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, लिखो। इसको शॉर्ट फॉर्म में GAAR भी कहते हैं, आर, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। किसी को कोई आइडिया क्या होता है ये? हम में से कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो टैक्स को इवेजन करने के लिए टैक्स प्लानिंग का यूज करते हैं। मतलब जैसे मैं दिखाऊंगा कि मेरा बेटा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है, उसका पूरा सा बिल बड़ा सा बनाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद और 2-3 को दिखा दूंगा मैंने चैरिटी में दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ताकि टैक्स काफी ज्यादा माफ हो जाए। तो सरकार भी बहुत समझदार होती है। सरकार क्या करती है, वो वहां लगाती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, मतलब कि भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, सरकार हूं, आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स में। लिखो आगे, देखो, इफ एनीवन इज प्रैक्टिसिंग, इफ एनीवन इज प्रैक्टिसिंग, वन इज प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग, लिखा, टैक्स प्लानिंग इन एग्रेसिव मैनर, एग्रेसिव मैनर, देन गवर्नमेंट इम्पोज GAAR इम्पोज, ब्रैकेट में लिख देना 2017। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल तभी आते हैं जब टैक्स प्लानिंग मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा समझदार बन रहा हूँ। 2017 मतलब 2017 में रूल्स आए, ठीक है। लिखा, लिखो आगे, लिखो लिखो शाबाश। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन,
ऑफ पार्था 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 नहीं पार्था सारथी सारथी शोम शोम कमेटी कमेटी लिखना लास्ट, ठीक है। पार्था सारथी शोम कमेटी, ये कमेटी सारी अलग से पेज पे लिख लेना बाद में, इंपॉर्टेंट है। हाँ, कमेटी। अब इन्होंने बनाए थे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। इन्होंने कहा था कि नहीं, अगर सारे एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करेंगे, टैक्स से सभी इवेड करेंगे, तो सरकार के पास क्या आएगा, सरकार को तो नुकसान हो रहा है। तो इन सर्टेन रूल्स के साथ आए थे। रूल्स आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। एक लूप होल लिख लो उसमें, लूप होल। हाँ, लूप होल क्या होता है, कमी। लूप होल लिखो, लूप होल इसी में आगे लिखो, लूप होल, लूप होल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कानून बनता है उसमें हमेशा लूप होल्स रहते हैं, ठीक है, और वो लूप होल्स का इस्तेमाल समझदार लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें लूप होल क्या था, इन रूल्स में लिखो, डज नॉट डिफाइन अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग मतलब इन्होंने ये तो कह दिया कि टैक्स प्लानिंग लोग करते हैं एग्रेसिव स्टाइल में, मतलब पैसा बचाने के चक्कर में, टैक्स ना देने के चक्कर में बहुत ज्यादा शो करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन इन्होंने इसको एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग प्लानिंग लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग करते क्या क्या है, क्या क्या इसमें आता है, कंप्लीट नहीं बताया उन्होंने, और ये इसका लूप होल था सबसे बड़ा, ठीक है। आगे चलो, लिखो टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर देखा, रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल रेवेन्यू लॉस्ट मल्टीपल सेविंग टैक्स स्कीम्स ड्यू टू मल्टीपल प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, देखा, रेवेन्यू लॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल मतलब काफी ज्यादा ज्यादा ऑप्शंस, ठीक है, मल्टीपल सेविंग टैक्स स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। एग्जांपल क्या लिखी इसमें, लिखो इंश्योरेंस स्कीम प्लस जो पीछे मैंने लिखवाया था सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इंश्योरेंस स्कीम प्लस सुकन्या समृद्धि योजना जो मैंने पीछे लिखवाया था, इंश्योरेंस स्कीम प्लस सुकन्या समृद्धि योजना, क्या हो गया टैक्स एक्सपेंडिचर, क्या लिखवाया मैंने यार, देखो, हाँ, आपने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला स्कीम सुना, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना भी उसके साथ हुई थी। उसमें क्या था कि लड़की जब तक 18 साल की नहीं होती है तो उसके माँ बाप उसके खाते में एक खाता खुलाएंगे, उसमें पैसे डालेंगे। उसकी लिमिट थी कि एक साल में आप 2 लाख से शायद ज्यादा नहीं डाल सकते। जब वो 18 साल की हो जाएगी, उसको फर्दर पढ़ना होगा, तो उतना ही पैसा सरकार भी देगी उसे उस खाते में, ठीक है, और उससे आप क्या करोगे, उसको यूज कर सकते हो लड़की के पढ़ाने के लिए या फर्दर उसके और कामों के लिए, ठीक है। तो अब इसमें जो पैसा सरकार भी दे रही है ना एज अ गिफ्ट, वो हो गया सरकार का टैक्स एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार खर्चा कर रही है किसी सोशल इशू को क्या करने के लिए, सोशल इशू को हाईलाइट करने के लिए। जैसे वुमेन एजुकेशन, कि लड़कियों की एजुकेशन अगर हम देखें तो हाई एजुकेशन, जैसे हायर एजुकेशन क्या होती है 12वीं के बाद, ठीक है, वहां पे लड़कियां बहुत कम है आज भी। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली लाई सुकन्या समृद्धि योजना, कि जितना उनका खर्चा होगा आधा आप दो आधा हम देंगे। सपोज उसके खाते में 5-6 लाख रुपया आप डालते हो 18 सालों में, जब तक हो जाती है, तो जितना आप डालोगे उतना हम भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये पैसा जो सरकार के सोशल इश्यूज में जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये सरकार खर्च रही है, उसको खर्चना नहीं था लेकिन वो मजबूरी खर्च रही है,
ठीक है। जिस तरह आप लोग जाते हो आंगनवाड़ी सेंटर्स में, आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में पता है, जो गांव में होता है आंगनवाड़ी सेंटर हर जगह, वहां मिड डे मील स्कीम भी है, और चीजें भी देते हैं बच्चों को। उसका पैसा कहाँ से आता है? वो आता है ना आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। उसमें क्या होता है, वो पैसा देती है सरकार। ठीक है। वो जो लोग खा जाते हैं, वो काले चने आते हैं, वो चीजें आती है ना, हाँ हाँ, वो सब खा जाते हैं। वो हम लोग समझदार हैं, वो तो हम वो भी खा जाते हैं, पर वो हमारे लिए नहीं होता है, वो बच्चों के लिए होता है। ठीक है। और वो सरकार देती है, तो वो सरकार का हो गया टैक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है। किसी को यहाँ तक समझ नहीं आई, पूछ लो। सुकन्या समृद्धि योजना, हाँ लिख सकते हो, आईसीडीएस लिखो, आंगनवाड़ी मत लिखो यार, आईसीडीएस स्कीम लिखो, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उससे सर बेहतर है आंगनवाड़ी से देखो, वो छोले खाए, छोले खाए बेच के। नहीं यार देखो, आंगनवाड़ी के सिर्फ एक बच्चों के लिए नहीं है, आंगनवाड़ियों के लिए उस पर बहुत एम्बिशन है। क्या है, एक तो एम उसका ये है कि जो, हाँ, कुछ बच्चियां जो हैं उनको एनीमिया हो रहा है। ठीक है। एनीमिया क्या होता है? आयरन की डेफिशिएंसी। उससे उनको सोसाइटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाँ, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती है। तो उनको सरकार चाहती है कि हर गांव में वो हो, जिससे उनको क्या हो, उनको इतनी प्रॉब्लम्स ना हो बच्चों को, खासकर बच्चों की डेवलपमेंट हो सके। अब तो मैंने सुना आंगनवाड़ी सेंटर में अंडे भी लाने वाले हैं, मतलब और पैसे कमाएंगे जो चोर होंगे वहां बैठे और खाएंगे अंडे, वही खाएंगे और नहीं खाएगा, खाएंगे। चलो लिखो आगे। अब लिखो, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब लिखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स फिर से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स फिर से लिखो, वापस लिखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स फिर से लिखो। ये टैक्सेशन चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, याद रखना। जिंदगी में कहीं भी फाइनेंस का पेपर दोगे, कुछ भी करोगे, ये टैक्सेस सारे आएंगे। अभी पटवारी की पोस्टें भी आ रही है, वहां भी पूछेंगे यार। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लिखा, डायरेक्ट टैक्स में लिखो यार, ये मैं लिखा। पेई इज, हाँ हाँ, पेई इज आइडेंटिफाइएबल इन द बिगिनिंग। पे इज आइडेंटिफाइएबल, पे हो गया जो पे करेगा, इज आइडेंटिफाइएबल इन द बिगिनिंग। एग्जांपल लिखो, ए पर्सन हु गेट्स जॉब। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो पढ़ रहे हैं, शायद वो इस क्लास में बहुत कम भी हो, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। अब जिनकी नौकरी लगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सरकार उनके डॉक्यूमेंट्स लेगी, पूरे अकाउंट्स बोलेगी कि ये कौन सा अकाउंट आपका लिंक है। वहां पे फिर सरकार क्या करेगी, आपको पहले आइडेंटिफाई करेगी कि इस बंदे को अगर मैं मंथली सैलरी दे रहा हूं तो इससे मुझे इतना टैक्स आएगा। ठीक है। और फिर सरकार उसी खाते से आपके पैसे भी, टैक्स भी काट लेगी। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या लिखा है मैंने, कि जिसको पैसा देना होता है, सरकार उसको शुरू में ही खोज लेती है कि हाँ इसी को पैसा देना है। अगर एक इस बंदे की नौकरी लगती है, मेरी नहीं लगती है, तो पैसा कौन देगा? यही देगा। तो सरकार पहले ही इसके डॉक्यूमेंट्स ले लेगी, मेरे नहीं लेगी, बेरोजगार हूं मैं, क्यों दूंगा पैसा, ये दे देगा, इसकी नौकरी लगी है। तो सरकार पहले से इसको आइडेंटिफाई करेगी, ये बंदे की नौकरी लगी है, इसको मैं मंथली सैलरी दे रहा हूँ इसके अकाउंट में, तो इससे मैंने टैक्स भी लेना है। तो डायरेक्ट टैक्स वो हो गया। आगे लिखो इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स बर्डन पर्सन, टैक्स बर्डन पर्सन, टैक्स बर्डन पर्सन इज नॉट आइडेंटिफाइएबल, आइडेंटिफाइएबल। ये इंपॉर्टेंट है। ये पेन एक कंपनी बना लेती है, तो क्या इस पेन पे लिखा हुआ है कि अल्ताफ राजा इसको खरीदेगा, या तू मीर या तू खरीदेगा? लिखा है इस पे? इसको तो कोई भी खरीद सकता है, जो खरीदेगा उसको टैक्स देना है। तो वही चीज मैंने लिखाई है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि बंदा कौन सा पे कर रहा है। पे करेगा वो, पर हमें पता नहीं है कि स्पेसिफिक बंदा कौन सा होगा जो पे करेगा। आप खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हो, आज बिल पढ़ना, जहां बिल आता है, ढाबे पे नहीं, बिल रेस्टोरेंट में, वहां देखना स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी। ठीक है। वो स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, सर्विस चार्जेस वही देगा जो वहां पे खाना खाएगा। अब उस पर ये नहीं लिखा हुआ कि मैं खाना खाऊंगा या ये खाएगा, जो खाएगा उसको देना पड़ेगा। तो वही चीज होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, जिस बंदे ने देना होता है उसका पता नहीं होता। डायरेक्ट टैक्सेस पे हमें पहले ही पता होता है कि इस बंदे ने देना है, ये मैंने लिखा है। ये किसी को समझ ना आया तो मुझे पूछ लो।
हाँ काट ले, कर दे बंद। लंबी होगी। लंबी करनी होती है। कट करने का सब कुछ। कर दे।